निरंतर भागता वक्त भले ही आदमी के जीवन में उसके आचार, विचार और हालात सब बदल देता है, फिर भी वक्त के शोकेस में आदमी के जीवन के कुछ लम्हे ज्यों के त्यों दिल के हिमखंड के नीचे अछूते पड़े रह ही जाते हैं, जिसे ताउम्र ना वक्त बदल पाता है ना आदमी खुद मिटा पाता है। एक लंबा समय गुजर जाने के बाद भी क्या सुलेखा उस लिखे को चाहकर भी मिटा पाई थी जिसे कभी वक्त ने उसके अतीत के पन्नों पर लिखा था। उस दिन काफी वक्त बाद वो घर में बिल्कुल अकेली थी, वो भी छुट्टी के दिन। सासू माँ उसके बेटे विनायक और पति नीलेश के साथ एक रिश्तेदार के घर गई थी। फुर्सत के पल पाकर वो सोना चाहती थी, पर एकाकी पल पाकर अतीत के पन्नों की फड़फड़ाहट कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। ना चाहते हुए भी उसे अजीत की बहुत याद आ रही थी। साथ ही वो अनकहे प्रश्न भी सामने आ खड़े हुए थे जिनके उत्तर उससे पूछने थे, पर उत्तर उसने खुद ही ढूंढ लिए थे। वो मानती थी कि जीवन में वो दोनों इतने आगे निकल आए हैं कि अब उन प्रश्नों का कोई मायने नहीं रह गया। फिर भी सुलेखा को लगता है कि कभी वो दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते थे। सुलेखा के भविष्य की एक एक योजना में अजीत ही केंद्र बिंदु हुआ करता था। फिर चुपचाप उसके जीवन से पलायन कर उसके जीवन में शून्यता और रिक्तता भर क्यों उसके जीवन को नीरस और बेजार बना दिया। बिना किसी अपराध के ठुकरा कर जो उसका अपमान किया था, उसकी कचोट आज भी उसे महसूस होती थी। भले ही उन दोनों ने कभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहा था, फिर भी उस कच्ची उम्र में भी वो दोनों जानते थे कि उनका प्यार शब्दों का मोहताज नहीं था। बिना बोले ही अजीत ने सुलेखा को अपने प्यार का एहसास इतनी गहराई से करवाया था कि वो उसके अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही वो दोनों जिंदगी की धूप छांव में साथ रहे। वो एक दिन कॉलेज नहीं आती तो अजीत उसके घर के आसपास मंडराने लगते। सबकी नजरों से छुपा कर दिए गए उसके एक एक फूल को सुलेखा ने कितने जतन से किताबों में छुपा कर रखा था। फूलों का पूरा एक हर्बेरियम ही तैयार हो गया था। आज भी वो हर्बेरियम उसके घर में उसके पढ़ने वाली अलमारी में रखा हुआ था, जो उसके प्यार का गवाह था। ग्रेजुएशन में अजीत पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था। उसकी अलमस्त और बेफिक्र जिंदगी में नौकरी की फिक्र भी सुलेखा के कारण ही समा गई थी। इस फिक्र ने अजीत को पूरी तरह विकल और बेचैन कर रखा था। वो उसके चेहरे से स्पष्ट दिखता था, जिसे महसूस करके एक बार सुलेखा ने एक फिल्मी डायलॉग भी मार दिया था, चिंता क्यों करते हो, सच्चा प्यार करने वालों को मिलाने में सारी कायनात जुट जाती है। तो अजीत ने जवाब दिया था, चिंता कैसे ना करूं, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो तुम्हारे सारे फिल्मी डायलॉग धरे के धरे रह जाएंगे। तुम्हारे पिताजी खुद इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, मुझ जैसे साधारण परिवार के लड़के को क्या देखकर तुम्हारा हाथ सौंपेंगे। तुम्हारे घर की शानो शौकत भी तो कम नहीं है, जिसे देखकर मुझे तो दूर से ही घबराहट होने लगती है। तुम्हें पाने के लिए मुझे कम से कम एक उच्च पद तो प्राप्त करना ही होगा। फिर अजीत एमएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने चला गया। सुलेखा ने बहुत मना किया था, पर वो नहीं माना। उसने कहा था, अगर सम्मान से समाज में जीना है, तुम्हारा प्यार पाना है, तो मुझे दिल्ली जाना ही होगा सुलेखा। फिर शान से लौटकर तुम्हारे जीवन में आऊंगा, ये वादा है मेरा।
इंतजार करना मेरा सुलेखा। उसके इसी आत्मविश्वास ने तो सुलेखा को उसका इंतजार करने का हौसला दिया था। एमएससी करने के बाद दूसरे कोर्स करने के बहाने सुलेखा अपनी शादी टालती रही। पूरे 4 वर्ष गुजर गए, पर अजीत ने उसकी कोई सुध नहीं ली। सुलेखा के पापा जल्द से जल्द उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। सुलेखा पल पल अजीत के संदेश का इंतजार करती रही थी, उसके आने का इंतजार करती रही थी, पर वो नहीं आया और ना ही उसका कोई संदेश आया। सुलेखा का धैर्य जवाब देने लगा था। उसकी परवाह करते करते सुलेखा अपने परिवार के प्रति बेपरवाह भी तो नहीं हो सकती थी। पूरे 5 बरस तक अपना विवाह टालती रही थी वो। फिर एक दिन पापा के सामने दलीलें देना बंद करके खामोश हो गई थी। एक के मान के लिए सबका अपमान तो नहीं कर सकती थी ना वो। उसके विषय में कहाँ पता करती। उसका घर भी तो शहर के अंतिम छोर पर था, जिसका सही पता भी उसके पास नहीं था। पापा से उसके बारे में बात करती भी तो क्या, उसने कोई आधार भी तो नहीं छोड़ा था। साथ ही एक झिझक भी थी, नारी सुलभ लज्जा और परिवार की आबरू, जिसने उसके होंठ सी रखे थे। उसे पापा की इच्छा के सामने झुकना ही पड़ा। अजीत ने भले ही उसे रुस्वा करके अपमानित किया था, पर वो अपने आचरण से पापा को अपमानित और दुखी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसे उनके द्वारा तय की गई शादी को स्वीकारना ही पड़ा। शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। वो दुल्हन बन गई थी, पर ना चेहरे पर कोई खुशी थी, ना मन में कोई उल्लास। आंखें रो रो कर सूज गई थीं, जिसे लोग मायका छूटने की व्यथा समझ रहे थे। नियति भी हमारे साथ जाने कैसे कैसे खेल खेलती है ना। जब शादी में सिर्फ 4 दिन बचे थे, तब सुलेखा की दोस्त मालती, जो कभी उनकी क्लासमेट हुआ करती थी, उसने बताया कि आज ही उसकी अजीत से मुलाकात हुई है। अजीत एक बड़ा अधिकारी बन गया था और ट्रेनिंग समाप्त करके अपने शहर वापस आया था। अपने पुराने सभी दोस्तों से मिलना चाहता था। ये सब सुनकर सुलेखा स्तब्ध रह गई थी। इतने दिनों बाद खबर मिली भी तो तब, जब रस्मो रिवाज के साथ एक नए रिश्ते में बंधने के लिए उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। दिल चाह रहा था कि अभी भी समय है, सारे बंधन तोड़कर उसके पास चली जाए, पर दिमाग ने दिल पर लगाम लगाई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी अजीत ने उसे खबर क्यों नहीं भेजी? पहले क्यों नहीं मिलने आया? सच कहूं तो उसका दर्द असहनीय हो गया था। पैरों में जोर नहीं बाकी था। वो धम्म से बिस्तर पर बैठ गई थी। उस पर इतना बड़ा विश्वास कैसे कर लेती? अब तक अजीत के फैसलों से उसे सिर्फ घुटन, दर्द, अपमान, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला था। सुलेखा सोच रही थी, अगर उसे अपने सारे संबंध तोड़ने ही थे तो मुझे साफ साफ बता दिया होता, उसके प्यार का भ्रम भी टूट जाता। उसकी चुप्पी को हाँ मानकर वो अपने पापा के फैसले से अलग नहीं जा सकती थी। अपने परिवार की आबरू दांव पर नहीं लगा सकती थी। मन की गति भी कितनी विचित्र होती है, जिसके बिना जीने की कल्पना तक नहीं की थी, जिसके साथ भविष्य के अनगिनत ताने बाने बुने थे उसने, उसी की सारी यादों को रद्दी पेपर की तरह लपेटकर शादी के हवन कुंड में डाल एक अजनबी के साथ कदम से कदम मिलाकर 7 फेरे ले पूरी निष्ठा से उसके साथ जीवन में आगे बढ़ गई थी। ससुराल आकर वो सामान्य रूप से रस्मों, रिवाज और कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करने की कोशिश कर रही थी,
पर मन था कि अजीत के ही सपने देखने लगता। नीलेश जी के स्थान पर मन में उसे अजीत ही नजर आता, ये जानते हुए कि जीवन अपनी ही बनाई शर्तों पर चल रहा था। अजीत के विषय में सोचना व्यर्थ था, सिर्फ मन को बहलाने वाली बात थी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। इतने सालों में सुलेखा के जीवन में ढेर सारे परिवर्तन आए। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों के जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है, जो उसे प्रलय को भी झेलने की शक्ति देती है। नए परिवेश में नए लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने की चेष्टा में उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। उसमें पहले से भिन्न एक नई आत्मा का प्रवेश हो जाता है, जिसमें उसके जीवन की हर पुरानी बात अतीत की परछाई मात्र रह जाती है। वैसे भी समय की गति इतनी तेज होती है कि जीवन के हर विनाशकारी तत्वों को अपने साथ बहा ले जाती है। तब होती है एक नए सृजन की शुरुआत, एक नई दुनिया का आह्वान। सुलेखा भी एक नए सृजन में व्यस्त हो गई थी। इन गुजरे बरसों में उसके तमाम अनसुलझे अनकहे सवालों के जवाब भले ही ना मिले, पर एक परिवर्तन जरूर उसके अंदर आया। वो नीलेश जी से धीरे धीरे बहुत प्यार करने लगी। जब उसके अंदर किसी नए मेहमान के आने का आगाज हुआ, अपने अंदर उसके दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी, सारी विनाशकारी सोच समाप्त हो गई। उसके आने के उत्साह से खुद ब खुद अजीत की यादों पर धूल जमने लगी। उसका जुड़ाव इस घर में रहने वाले लोगों से हो गया। इस घर के हर सुख दुख से वो इस कदर जुड़ गई कि यहाँ की हर चीज उसकी अपनी हो गई। यहाँ से जितना अपनापन बढ़ रहा था, अजीत से उतना ही परायापन बढ़ने लगा था। सच कहूं तो अजीत से मोह भंग हो गया था। नीलेश जी भी उसे बहुत प्यार करते थे, भरपूर मान सम्मान देते थे। वो खुश थी कि वो अपने माता पिता की कसौटी पर भी खरी उतरी थी, इसीलिए उसके मायके वाले भी उसका सुख देखकर सुखी थे। बस एक ही बात मन में हमेशा उमड़ती घुमड़ती रहती थी कि एक बार अजीत आमने सामने आकर उसके अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दे दे। सुलेखा उससे पूछना चाहती थी कि उसने उसे यूं रुस्वा क्यों किया, और वो मौका भी उसे मिला जब वो बीपीएससी की लिखित परीक्षा पास करके इंटरव्यू देने पटना गई। इंटरव्यू बोर्ड में अजीत भी था। वो तो पहले से ही काफी नर्वस थी। सामने अजीत को बैठा देखकर उसका मन और भी घबरा गया, पर अजीत पहले की ही तरह संकुचित और खामोश बैठा उसे देख रहा था। जब उसकी प्रश्न पूछने की बारी आई तो उसने बहुत ही अपनत्व भरे व्यवहार से उससे प्रश्न पूछे। एक बार तो सुलेखा को ऐसा भी लगा कि जैसे वो उसकी सहायता करना चाह रहा हो, फिर तो जैसे उसकी नाराजगी भी छूमंतर हो गई। सुलेखा को उसका वहां होना अच्छा लगा। इंटरव्यू के बाद जब वो बाहर निकलकर कैंपस में बेंच पर बैठी थी तो दिल की धड़कनों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। अभी जो आत्मीयता इंटरव्यू के दौरान महसूस हुई थी, वो बरसों पहले उन दोनों के बीच की आत्मीयता को याद दिला गई थी। अभी वो इस उलझन में ही थी कि अजीत का ड्राइवर आकर उससे बोला, मुझे साहब ने भेजा है, चलिए आपको घर छोड़ दूं। दूर खड़ा अजीत मुस्कुरा रहा था। तब सुलेखा को लगा कि वो गलत नहीं थी। वो अब भी उसे प्यार करता था, उसका साथ चाहता था। सुलेखा को खुद के खास होने का आभास होने लगा था और उतनी ही शिद्दत से उसके प्यार को खो देने का मलाल भी हुआ था। एक चुंबकीय शक्ति उसे
अजीत की ओर खींचने लगी थी। उसके बरसों की शांति भंग हो गई थी। एक बार फिर उसका मन झूठे सपनों के पीछे भागने लगा था। कुछ दिनों बाद ही इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ गया था। परीक्षा पास कर ली थी। वो एक बार फिर पटना में थी। वो उससे मिलने उसके ऑफिस गई। अजीत ने जल्दी ही उसे अंदर बुला लिया। वो अजीत के सामने बैठी थी, पर न जाने क्यों अपनत्व का कोई एहसास उस दिन उसे महसूस नहीं हो रहा था। बड़ा अधिकारी बन जाने की शालीनता अजीत के चेहरे पर झलक रही थी। वो पहले से भी अच्छा लग रहा था। सुलेखा को देख बेचैनी से पहलू बदलते हुए उसने कहा था, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें मेरी हार्दिक बधाई। तुम ज्वाइन करने की तैयारी करो, मुझे एक काम से जाना है। और वो उठ गया। वो भी उसके साथ बाहर तक आई थी, फिर घर लौट आई। उसे आभास हो गया था कि इधर कुछ दिनों से जो वो सोच रही थी वो सिर्फ उसका भ्रम था। समय के साथ उसकी सोच बदल गई थी। कम उम्र का प्यार उसकी नजरों में शायद बचपना ही था, जिसकी कोई गहराई नहीं थी।